सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 12 डिजाइन कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। द एवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब शुरुआत में क्या हुआ था, जब पहले सॉफ्टवेयर बनते थे तो वहां पर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, या ये कहें जो तरीका था वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का था। इसका मतलब क्या है कि पूरे प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और ये जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे एक मेन फंक्शन होता था, वो इन मॉड्यूल्स को कॉल करता था ऐसे करके। अब थोड़ा सा इसको आप ये समझ लीजिए कि टॉप डाउन स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम होता था, यानी मेन फंक्शन होगा वही इनको कॉल करेगा, जहां जहां उस मेन फंक्शन में लाइन लिखी होगी इस फंक्शन की, वो इसे कॉल करेगा। तो मॉड्यूल टाइप का था, मॉड्यूलर। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आया, जिसमें ये कहा गया कि भाई एक रियल लाइफ जो भी आपको इंप्लीमेंट करना है उसकी पहले एक क्लास बनाई जाए, और इस क्लास के अंदर यहां एट्रीब्यूट्स यानी कि डेटा रखा जाए और इनके फंक्शंस रखे जाएं। ये फंक्शन इसी डेटा पे काम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी या है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो हुई। अभी क्या है कि जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन के तरीके हो रहे हैं उसमें मेन बात हो रही है कि भाई सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जरूर बने, और साथ में जो डिजाइन पैटर्न्स हैं, डिजाइन पैटर्न क्या है, वो पैटर्न या वो तरीके जो ऑलरेडी किए जा चुके हैं उनको यहां इस्तेमाल किया जाए इस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, और डिजाइन को थोड़ा लो लेवल पे ले जाया जाए। यानी पहले आप हाई लेवल डिजाइन बनाइए, फिर थोड़ा इसके अंदर जा जाके लो लेवल डिजाइन बनाइए, ऐसी बात हुई। इसके बाद आज के जमाने में एस्पेक्ट ओरिएंटेड, मॉडल ड्रिवन, टेस्ट ड्रिवन, ऐसे तमाम तरीके के डेवलपमेंट के तरीके हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे आपको ये मॉड्यूलैरिटी भी मिल रही है, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, क्योंकि आर्किटेक्चर भी चाहिए, और ये तो खैर है ही है। तो एक तरीके से मिक्स हो गया, अच्छी अच्छी चीजें इनसे निकाल के अब जो तरीका है सॉफ्टवेयर डिजाइन का वो इस लेवल पे आ चुका है। सॉफ्टवेयर डिजाइन कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज आएगी, एब्स्ट्रैक्शन, रीफैक्टरिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, पैटर्न, रिफाइनमेंट, आर्किटेक्चर, मॉड्यूलैरिटी। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो डिजाइन के आपके तरीके हैं, इसमें जो कॉमन या कहें समान कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं क्या है। पहली चीज यह है कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट मॉडल है जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से आया है, इसको आपको डिजाइन में बदलना है, डिजाइन में रिप्रेजेंट करना है ताकि इसकी कोडिंग हो सके। अब ऐसा नोटेशन या ऐसा तरीका, ऐसे सिंबल्स, ताकि आप वो कंपोनेंट दिखा सके, क्योंकि आप बेसिकली क्या करेंगे जब आप आर्किटेक्चर बनाएंगे तो उसमें कंपोनेंट्स होंगे, तो वो कंपोनेंट्स क्या काम करेंगे, इनके फंक्शन क्या होंगे, और जब आप एक कंपोनेंट बना लेंगे तो इसकी इंटरफेसिंग क्या होगी, मतलब ये जुड़ेंगे कैसे। जैसे ये कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, तो ये आपस में जुड़ेंगे कैसे। इसके अलावा अनुमान, ह्यूरिस्टिक्स मतलब होता है अनुमान लगाना, ताकि हम रिफाइन कर सके, पार्टीशन कर सके, परिष्कृत कर सके और डिवाइड कर सके। कहने का मतलब ये है कि हमको उस तरीके का अप्रोच इसमें लगाना है ताकि हम जो प्रॉब्लम है हमारे सामने उसको सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं बेसिकली। और क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी का असेसमेंट, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, उसके गाइडलाइंस या ये उसके तरीके आपके डिजाइन के समय ही तय हो जाने चाहिए। एम.ए. जैक्सन साहब हैं, ये वो माइकल जैक्सन साहब नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले एम.ए. जैक्सन साहब हैं। इन्होंने कहा कि जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, बेसिकली वो ये चाहते थे कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखा और वो चल गया, हमने कहा यस यार रिजल्ट आ गया, बढ़िया, बेहतरीन। लेकिन अगर हम ये रिकॉग्नाइज कर सके, अगर हम ये जान सकें कि हमने जो काम कर दिया है और जो काम किया है वो सही किया है कि नहीं किया, गेटिंग इट राइट। उनका मेन ये था कि जब भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये जानने लग जाएगा कि मैंने काम तो किया है लेकिन क्या मैंने सही काम किया, तो ये जो गेटिंग इट राइट है वो कैसे आएगा। इसके लिए हमें हमारे पास कुछ
एब्स्ट्रैक्शन करना होगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी में इसको अमूर्तता कहते हैं। होता यह है कि सबसे पहले हम बड़े लेवल के एब्स्ट्रैक्शन पे जाएं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि किस लेवल से, किस व्यू से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से और किस दूरी से आप देख रहे हैं। पहले जो एब्स्ट्रैक्शन होगा उसमें आपको बताना होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वायरमेंट है, उसका सोल्यूशन क्या दे रहे हैं आप, क्या तरीका है। थोड़ा लोअर लेवल पे एब्स्ट्रैक्शन में यहां पर आपको बताना होगा आप जो सोल्यूशन देने वाले हैं उसका हर एक सोल्यूशन का डिटेल डिस्क्रिप्शन, इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, इसके लिए ये करेंगे। और नीचे आइए एब्स्ट्रैक्शन पे, यहां पर क्या बताएंगे कि भाई ऐसा सॉल्यूशन जो आपने यहां तय किया था, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां किया था, अब ये सॉल्यूशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो सके, डायरेक्टली इसकी कोडिंग हो सके। मैं आपको दो एब्स्ट्रैक्शन इसमें बता रहा हूं। पहला होगा प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा होगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से वाबस्ता है, आपने C++ की, C# की, जावा की प्रोग्रामिंग की है, तो आप देखते हैं उसमें हम क्लास बनाते हैं। तो क्लास के अंदर जो फंक्शन होंगे ना, उसी को हम प्रोसीजर कह रहे हैं, और इसके अंदर जो डेटा होगा जिसपे प्रोसीजर काम करेंगे उसी को हम डेटा कह रहे हैं। तो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यह है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको A+B करना है, तो अगर आप C में कर रहे हैं, वैसे C में तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम उस पर आ गए हैं प्रोसीजरल और डेटा पे, तो C++ पे कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? C आउट करेंगे, एंटर A एंड B, ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे C = A+B, और यहां जैसे यहां C आउट कर दिया आपने, A और B डालो, यहां पर C आउट कर दिया आपने इस C को, ठीक है जी। अब इस C को आप यहां पर प्रेजेंट कर देंगे, यही तो होता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल बताऊं, इसमें स्पेसिफिक डिटेल हम नहीं दे रहे हैं अभी फिलहाल। जो प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन है उसमें ये डिटेल नहीं डालेंगे। आप क्या करेंगे? ऐड AB, ये बता दिया आपने, यानी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहां पर आप लिमिटेड फंक्शन बताएंगे कि भाई ये होना चाहिए, स्पेसिफिक डिटेल नहीं देना है यहां पे। जैसे मैं आपको बताऊं इस एब्स्ट्रैक्शन का, देखिए ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। प्रोसीजर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है प्रोसीजर बताइए, लेकिन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे क्योंकि अंदर जाके मैं भी आपको सब समझाता हूं। पहले आप एक एग्जांपल समझिए। एग्जांपल है ओपन। एक डोर है, एक दरवाजा है, उसको खोलना है, ओपन। अब ये ओपन, ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ये ओपन फंक्शन हो सकता है ना जी? ये ओपन फंक्शन होगा। ये जो ओपन फंक्शन होगा इसमें क्या होगा, क्या तरीके होंगे, प्रोसीजरल स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? दरवाजे तक पहुंचिए, अपना हाथ लीजिए, इसके नॉब को पकड़िए, इसको घुमाइए और फिर खींचिए इसको, और जब खींचेंगे तो थोड़ा दरवाजे से हट जाएगी क्योंकि दरवाजा इस तरफ आएगा। ये पूरे के पूरे प्रोसीजरल स्टेप होंगे। एब्स्ट्रैक्शन में इसे कह रहा हूं कि जब हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन करने वाले हैं तो यहां पर हम डेटा बताएंगे कि भाई डेटा क्या क्या कौन कौन सा यूज होना है। जैसे ओपन, अब जैसे प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन ओपन मैंने जो बताया, इसके लिए डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या हो सकता है? तो हम डोर के लिए क्या बताएंगे कि भाई दरवाजा जो है उसके लिए क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर आप ओपन यहां पर कर रहे हैं और यहां पर डोर आपने एक वेरिएबल रख दिया, डोर एक डेटा रख दिया, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या क्या बताएंगे? तो डोर कैसा होना चाहिए, डोर का टाइप क्या है, यानी कि डेटा टाइप बताना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा कि इधर घूमेगा या अंदर की तरफ खुलेगा। ओपनिंग मैकेनिज्म क्या हो सकता है आपने कीबोर्ड लगा रखा हो, इसका वेट क्या होगा, डिमेंशन क्या होगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो डिजाइन में एब्स्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बहुत पूछा जाता है। इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। लेकिन ये होगा कैसे? ओवरऑल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसमें हम यहां पर विच दैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स कॉन्सेप्चुअल इंटीग्रिटी ऑफ अ सिस्टम। मतलब क्या है कि वो स्ट्रक्चर पूरे सिस्टम को बता सके, दर्शा सके, दिखा सके। अब आपने कहा कि भाई मुझे कुछ बनाना है, आपने कहा प्रेजेंटेशन में लेयर में ये होगा, सर्विस लेयर में ये होगा, बिजनेस लेयर में ये होगा, डेटा लेयर में ये होगा।
तो आपने एक आर्किटेक्चर बताया ना कि इसमें क्या डालेंगे, इसके अंदर क्या होगा, तो यही तो आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर एक तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है इन प्रोग्राम कंपोनेंट्स का, इन मॉड्यूल्स का। ये इस तरीके की आपस में इनका ये इसको देखिए, ये इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, पहली चीज तो ये हो गई। ये जो इनके अंदर डेटा यूज करेंगे उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब इस कंपोनेंट में कौन कौन से आप डेटा यूज करने वाले, उनका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ये आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बताएगा। जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन तो ये पूरा तरीका हो गया, जैसे क्या क्या कंपोनेंट होंगे। अब इसमें कौन कौन से आपके प्रोसेस ए, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, इसमें ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ना कैसे जा रही है वो, और कितने पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा है। डिजाइन जो है वो एक, मैं डिजाइन से कैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिलेटेड वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहली चीज ये है कि कंपोनेंट क्या हो सकते हैं। इसमें देखिए कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट सिस्टम एलिमेंट भी हो सकते हैं, बड़े बड़े, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, और इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, इससे आपको क्लियर समझ में आ गया। जैसे मैं आपको यहां से बताऊं, आपको एक इस एग्जांपल पे जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि सर्विस लेयर में सर्विस इंटरफेस और मैसेज टाइप एक साथ काम करेंगे। आप ये भी तो कह सकते थे मैसेज टाइप यहां क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बता रहा है कि सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे। सर्विस इंटरफेस और मैसेज टाइप एक ही जगह पे होंगे, सर्विस लेयर में होंगे। सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक बहुत बड़ा ये भी एक लक्ष्य है या गोल है कि ये एक आर्किटेक्चर की भी उत्पत्ति करे। तो आर्किटेक्चर एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जिससे हम डिटेल डिजाइन के तरीके या डिटेल डिजाइन निकाल के लाते हैं। आर्किटेक्चर की थोड़ी और बात करेंगे। शॉ और गार्लन साहब, इन्होंने बताया कि जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, डिजाइन तो डिजाइन ही है, लेकिन डिजाइन में आर्किटेक्चर भी आ रहा है। तो अगर आप आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर समझ गए ना, ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, और डिजाइन तो आप समझते हैं कि भाई डिजाइन तो हम सॉफ्टवेयर इसलिए कर रहे हैं कि हम उसको कोड कर सकें, और डिजाइन आता है कहां से, रिक्वायरमेंट मॉडल से आता है। तो इसमें स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है, मतलब एक जब हम पूरे आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज है। ये क्या बताएगी कि कंपोनेंट क्या क्या होंगे, कंपोनेंट मतलब अलग अलग पार्ट क्या क्या होने वाले हैं एक सॉफ्टवेयर के। उसमें मॉड्यूल आएंगे, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बताया आपको, फंक्शंस होंगे, कैसे ये आपस में पैकेज है, कौन कौन साथ में है, और ये आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, या ये कंपोनेंट आपस में कैसे काम कर रहा है। एक्स्ट्रा फंक्शनल प्रॉपर्टीज मतलब कि भाई सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस क्या होगी, कितना आप इस पे विश्वास कर सकते हैं, रिलायबिलिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना ये सिक्योर है, कितना ये अडेप्टेबल है। अडेप्टेबल मतलब बाहरी और आंतरिक चीजों किस हिसाब से ये झेलता है और चेंज होता है। फैमिलीज ऑफ रिलेटेड सिस्टम, इसका मतलब ये है कि अगर एक पैटर्न बन चुका है, क्या हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन को मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊं तो इसको हम एक या एक से अधिक मॉडल की तरह या उनका इस्तेमाल करके उनको जोड़ के हम आर्किटेक्चरल डिजाइन बना सकते हैं। तो क्या क्या मॉडल हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, डायनेमिक मॉडल, प्रोसेस मॉडल, फंक्शनल मॉडल। इनमें से कुछ ले लीजिए या सब ले लीजिए या इनके कॉम्बिनेशन ले लीजिए, इनको मिला के आर्किटेक्चरल डिजाइन बनता है। ये मॉडल करते क्या है, स्ट्रक्चरल मॉडल क्या बताता है, ये बताता है कि प्रोग्राम कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, कौन ऊपर है, कौन नीचे, कौन किसके साथ क्या इंटरेक्शन कर रहा है ना। फ्रेमवर्क मॉडल ये बताता है कि अगर आपके पास कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन फ्रेमवर्क या पैटर्न है जो रिपीट किया जा सकता है, क्या हम उसका यूज कर सकते हैं। और लेवल ऑफ डिजाइन, किस जगह पे क्या चीज लगेगी, मतलब लेवल ऑफ डिजाइन मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्शन में कि ओवरऑल, फिर थोड़ा नीचे, फिर और नीचे, जहां पर अब एक्चुअल फंक्शनलिटी दिखाने वाले। डायनेमिक मॉडल का मतलब यह होता है कि प्रोग्राम कैसे बिहेव करने वाला है। जैसे कि अगर कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है तब प्रोग्राम कैसे बिहेव करेगा, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है प्रोग्राम के तब कैसे बिहेव करेगा, ये डायनेमिक मॉडल्स में आएगा। प्रोसेस मॉडल में क्या क्या आएगा, अब देखिए कोई एक बिजनेस या टेक्निकल दोनों ही हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बिजनेस लेयर दिखाई थी, अभी अलग अलग लेयर्स दिखाई थी, तो अलग अलग लेयर्स या अलग अलग प्रोसेस को हम कैसे डिजाइन करेंगे और कौन कौन से टेक्निकल और कौन कौन से बिजनेस वाले काम आप एक सॉफ्टवेयर में लाने वाले हैं, रखने वाले हैं, वो प्रोसेस बताएगा।
फंक्शनल मॉडल का मतलब ये है कि कौन सा फंक्शन मेन कॉल होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, यानी कि फंक्शनल हायरार्की बताता है सिस्टम का। पैटर्न्स का मतलब केवल ये है कि मान लीजिए आपने एक पेमेंट गेटवे का ऑलरेडी कोड बना रखा है या किसी कंपनी ने बना रखा है, आप इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, रिपीटेबल है। बार बार पेमेंट गेटवे लिखना, जैसे अगर कोई भी आप स्विगी करते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो पेमेंट गेटवे आता है, उसको बार बार क्यों बनाना है? तो डिजाइन पैटर्न या पैटर्न इसी को आप समझिए। ब्रैड एपल्टन साहब बताते हैं डिजाइन पैटर्न क्या होता है। वो ये कहते हैं कि ये एक पीस है, नगेट है, एक पार्ट है, और ये ऐसा है कि जो प्रॉब्लम बार बार आती है, जो प्रॉब्लम बार बार हर चीज में आप देखते हैं, क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए, और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो डिजाइन पैटर्न आपको डिजाइन स्ट्रक्चर बताता है जो एक आपके डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो कहते हैं कि भाई इसको यहां लगना चाहिए, हाँ जी इसको लगा लीजिए, ये डिजाइन पैटर्न है। तो डिजाइन पैटर्न एक डिजाइनर, जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, उसको क्या फायदा दिलाता है या वो क्या सोचता है, क्या चीजें कर सकता है। देखिए डिजाइन पैटर्न ये बताता है कि कौन कौन से पैटर्न हम इस काम में लगा सकते हैं। क्या कोई पैटर्न को हम रीयूज भी कर सकते हैं, पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पैटर्न है ये एक तरीके से गाइड या एक तरीके से रास्ता बताता है कि हाँ इसकी इस तरीके की चीज को हम दोबारा यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या किसी तरीके से इसको हम कहीं और यूज करेंगे, है ना। हो सकता है ऐसा कोई काम हो जो जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सके, जहां पर थोड़ा सा अलग काम हो, क्या वहां इस्तेमाल हो सकता है। ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब ये होता है कि हमने ये अलग अलग लेयर बना दी। ये ऐसा एग्जांपल है केवल। बिजनेस लेयर में आपने सारे बिजनेस प्रोसेस रख दिए, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन लेयर में सारे यूजर इंटरफेस वाले आपने प्रोसेस रख दिए। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न बहुत जरूरी है। जब आप बिल्कुल क्लियर कट बता देंगे कि किसका क्या काम है, यानी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझ लीजिए, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 भाग में, फिर यहां फिर डिवाइड कर दिया, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाएंगे, मॉड्यूल्स आ जाएंगे, पैकेजेस आ जाएंगे। तो हम अपने काम को डिवाइड करते हैं और हर एक काम को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि इस काम को हम ऑप्टिमाइज तरीके से सॉल्व कर सके। एक कंसर्न क्या होता है, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है क्या, ये एक फंक्शन हो सकता है, एक बिहेवियर हो सकता है। कहां से आता है ये आता है रिक्वायरमेंट मॉडल से। इसमें आप इसको समझ लीजिए कि जैसे फूट डालो और राजनीति करो, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया ना, जब हिंदुस्तान एक था, अब उसको बना दिया उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, ये 1947 से लड़े जा रहे हैं, जबकि इनको ये पता नहीं कि ये एक ही देश है, एक ही लोग हैं, है ना। सब एक ही तरीके का खाना खाते हैं, पहनते हैं, सब कुछ एक है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। तो उनका काम तो हो गया, डिवाइड एंड कॉन्कर करके चले गए वो। तो यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं कि आपको भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। मतलब इसको उस तरीके से सोचिएगा, काम को डिवाइड करिए, है ना, और डिवाइड इस तरीके से करिए कि आप कॉन्कर कर सकें, जीत सकें। यहां सॉफ्टवेयर मॉड्यूलैरिटी के बारे में बात हो रही है। किसी काम को आप इस तरीके से डिवाइड करिए ताकि इसको अच्छे से किया जा सके, फिर उसको कंबाइन करिए। डिजाइन कॉन्सेप्ट में मॉड्यूलैरिटी आती है। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है? अब ये देखिए, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन क्या पता चल पाएगा कैसे करोगे इसको आप? लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल पता है कौन सी चीज कहां फिट होनी है। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। मॉड्यूलर है ये, इसे ही हम मॉड्यूलैरिटी कह रहे हैं। मॉड्यूलैरिटी जो आता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है उत्पत्ति, एक्सप्रेशन। मॉड्यूलैरिटी कहां से निकल के आती है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न से। यानी हर काम अलग अलग किया जाए और वो ऐसा किया जाए जिसको आराम से आप कर सके। सॉफ्टवेयर को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, इसको हम मॉड्यूल कह सकते हैं, और फाइनली हम इनको जोड़ देते हैं इस तरीके से ताकि आपका जो प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम बना सकें। देखिए, आप अगर अकेले काम करना चाहेंगे तो आप कोई भी काम नहीं करना चाहेंगे, कर नहीं सकते, क्योंकि आप अगर आलू खाना चाहेंगे तो आलू तो किसान उगा रहा है,
है ना। अगर आप स्कूटर खुद बनाना चाहें वो तो कोई और कंपनी बना रही है, आप पेट्रोल खुद पैदा करना चाहें वो कहां से आएगा, वो तो अरब कंट्री से आ रहा है, तो कर ही नहीं सकते आप। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मोनोलिथिक तरीका है कि सब कुछ एक ही जगह हो जाए, एक ही एक तरीके से हो जाए, एक लार्ज प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, एक मॉड्यूल है उसमें वही सारा कर रहा है, वो तो नहीं हो पाएगा, मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी समझ सकता है, आप काम डिवाइड कर सकते हैं और हर आदमी अच्छे से काम कर सकता है। इसमें क्या है, कितने कंट्रोल पाथ है, कितने इफ एल्स है, कितने रेफरेंस है, मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल को कितने बार कॉल किया गया, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर की बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी नाप ली जाती है ना। ये सब चीजें आसान हो जाएगी अगर आप मॉड्यूलरिटी में रहेंगे। अब एक सवाल उठता है कि मेरे पास इतना बड़ा काम है, मैं इसको कितने भाग में डिवाइड करूं ताकि मेरा सॉफ्टवेयर अच्छे से बन जाए। मैं इतने भाग में डिवाइड कर देता हूं, आप कहोगे नहीं नहीं इतने भाग में डिवाइड कर दो, कोई और कहेगा नहीं नहीं इतने भाग में डिवाइड कर दो। तो किस लेवल तक डिवाइड करता रहूं मैं इसको, ये तो एक सवाल है। देखिए, अगर आप सोचेंगे या मैं सोचूंगा तो जितने भाग में ज्यादा डिवाइड करते हैं उतना काम आसान हो जाएगा, यही हो सकता है। कितने मॉड्यूल में, मतलब अगर मान लीजिए इसके 10 मॉड्यूल बन सकते हैं, इसके 100 मॉड्यूल बना दो, आप 1000 बना दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितने भाग में डिवाइड करोगे उसको आपको जोड़ना भी तो पड़ेगा, इंटीग्रेट भी तो करना पड़ेगा, तो वहां पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बहुत ज्यादा मॉड्यूल बनाना और बहुत कम मॉड्यूल बनाना दोनों ही आपको अवॉइड करना है। ये जो एम है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में आपको रहना है ताकि आप एक आइडियल सॉफ्टवेयर बना सके। तो मॉड्यूलराइज हम करते क्यों हैं, डिजाइन में मॉड्यूलराइजेशन क्यों लाते हैं, उसके पहले ये जरा ग्राफ देखिए आप। इस ग्राफ में देखिए कि ये कॉस्ट है, कितना एफर्ट लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, कितना पैसा लग रहा है, और कितने मॉड्यूल्स हैं। तो जब नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कम है ना, तो कॉस्ट कहां जा रहा है, कॉस्ट इस तरीके से जा रहा है, यानी कि कॉस्ट ज्यादा से कम हो रहा है, ये कॉस्ट है कम हो रहा है, ये कॉस्ट है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, ये टोटल सॉफ्टवेयर कॉस्ट। अब मैं कॉस्ट को दिखा रहा हूं आपको, कॉस्ट कहां बढ़ रहा है, कॉस्ट कहां कम हो रहा है। तो इस पॉइंट पे, इस जगह पे, ये जो एरिया है यहां पर सबसे कम कॉस्ट है, इसके बाद कॉस्ट बढ़ता है, यहां भी कॉस्ट बढ़ता है, यहां भी कॉस्ट बढ़ रहा है, बड़ा हुआ, यहां कॉस्ट बढ़ रहा है। तो यही एरिया है जहां पर आप काम कर सकते हैं। तो इतने मॉड्यूल बनाइए, बस इतने ही मॉड्यूल बनाने हैं ताकि ना आपके कॉस्ट बढ़े और ना आपका एफर्ट बढ़े। हम मॉड्यूलाइज किस लिए करते हैं कि ताकि हम अपना जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी प्लानिंग अच्छे से कर सके। सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, क्योंकि सॉफ्टवेयर आप अभी बनाएंगे, फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे, वो आराम से डिफाइन हो सकते हैं, उसको डिलीवरी भी अच्छे से हो सकती है। कोई भी सॉफ्टवेयर में जब रिक्वायरमेंट चेंज होता है या चेंजेस आते हैं तो उसको आराम से आप कर सके। टेस्टिंग, डिबगिंग, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना, उसको आप बहुत कुशलता से कर सके, एफिशिएंटली। और क्योंकि सॉफ्टवेयर एक दिन के लिए नहीं बनता है, ये आप जो सॉफ्टवेयर बना के देते हैं तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन कर सके, इसलिए हम मॉड्यूलराइज करते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब यह है सूचना को छुपाना। अब ये वो तरीका नहीं है, मतलब सूचना को छुपाना नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि आप वही करें और वही दिखाएं जो दिखाने योग्य है। मॉड्यूल के इंफॉर्मेशन, मान लीजिए मॉड्यूल आपने एक बनाया, मॉड्यूल का मतलब फंक्शन ही मान के चलिए, प्रोसीजर मान के चलिए, उसमें केवल उतना दिखाइए जो जरूरत है। जैसे आप प्राइवेट कर देते हैं, प्रोटेक्टेड कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, ये तो होता है। तो आप वही करिए, वही दिखाइए जो जरूरत है, मतलब जो इंडिपेंडेंट। यहां पर मॉड्यूल 1 है या मॉड्यूल 2 है। जब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या एक काम करने, एक फंक्शन मान लीजिए करना है, उसके लिए इन दोनों को काम करना है, तो इनके बीच में उतना ही ओपननेस रखिए जब ये यूज करके ये फंक्शन को कर सके। सब चीजों को मत खोल के रख दीजिए। इंफॉर्मेशन हाइडिंग ये होती है ना। तो हाइडिंग क्या करता है कि आपके ये प्रोसीजर जो इसके अंदर होंगे, फंक्शन और डेटा, इनको अच्छे से काम कराने में, या ये कहें कि एक कंस्ट्रेंट दे देता है ताकि हर जगह इस्तेमाल ना हो सके। इसमें एक और चीज है, मान लीजिए आप किसी गलती से कोई यहां छेड़ दिया आपने। अब क्योंकि ये ओपन है, ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो प्रोपोगेशन हो सकता है, संचारण हो सकता है एरर का, वो नहीं होगा।
फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आपका एक मॉड्यूल अलग काम कर रहा है, दूसरा मॉड्यूल अलग काम कर रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस है, यानी कि एक का काम दूसरे से थोड़ा अलग ही रहे, ये कहां से निकल के आता है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न से, मॉड्यूलैरिटी से, एब्स्ट्रैक्शन से, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, यहां से निकल के आता है। तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का मतलब यही है कि जब आप एक फंक्शन बनाए, वो वही काम करे जिसके लिए उसको बनाया गया है, सिंगल माइंडेड फंक्शन हो, और वो जब दूसरों से इंटरेक्ट करे तो एवर्जन का मतलब होता है गुस्सा, एवर्जन का मतलब होता है कि जब ये इससे इंटरेक्ट करे तो दूरी बना के रखे, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन कम से कम हो। तो यहां पर आपकी दो शब्द आएंगे, कपलिंग और कोहेशन। हर एक मॉड्यूल वही काम करे, जैसे एक रिक्वायरमेंट है, या मान लीजिए आपकी 50 रिक्वायरमेंट है, उसमें से 4 रिक्वायरमेंट को मिला के एक आपने मॉड्यूल बनाया, तो ये मॉड्यूल जो है ये इन 4 के पे ही काम करे, ये 5वें पे ना काम करे। तो जब आप अलग अलग मॉड्यूल इस तरीके से बनाएंगे तो इनका इंटरफेस भी क्लियर होगा, आपस में इनके कनेक्शन भी क्लियर होंगे, और साथ में ये अपना अलग से काम कर रहे होंगे। इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को हम आराम से मेंटेन कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने डिजाइन या कोड में कोई चेंज किया तो एक मॉड्यूल में चेंज किया तो वो वही रहेगा, दूसरे मॉड्यूल में वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि मॉड्यूल तो आपस में कपल्ड है ही नहीं, है ना। एरर यहां से वहां तक नहीं बढ़ेगा क्योंकि कपल्ड है ही नहीं। इस मॉड्यूल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कपल्ड है ही नहीं। और फंक्शनल इंडिपेंडेंस जो है वो आपका अच्छे डिजाइन की है। और डिजाइन किसकी की है? क्वालिटी की। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शनल इंडिपेंडेंस। मैं जरा कपलिंग कोहेशन बता देता हूं। देखिए, ये मॉड्यूल ए है, ये मॉड्यूल बी है। ए और बी, इसमें जो भी चीज आपको दिख रही है, इनके बीच में बहुत ज्यादा आपस में एकता होनी चाहिए, सिंगल माइंडेडनेस होनी चाहिए। यानी कि ए जो काम कर रहा है वो बी काम कर रहा है, या ए बी के लिए काम कर रहा है, या आपस में काम कर रहा है। लेकिन जब हम मॉड्यूल बी पे आते हैं तो सी डी ये आपस में एकजुट रहेंगे, एक काम करेंगे, बट इसे हम कहते हैं कपलिंग। कपलिंग बहुत ज्यादा, ये कोहेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हम मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के बीच में बात करते हैं तो ये मॉड्यूल अलग है साहब, ये मॉड्यूल अलग है, इनके बीच में कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। नदारत बिल्कुल 0 होगी तो बहुत अच्छा है। चलिए साहब, ये एक और पार्ट देखा हमने आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट का, अभी आगे भी देखेंगे। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।